जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 23वां टॉपिक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कौन सा वंश पढ़ना है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परिवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यानी कि कहने का मतलब है कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें कौन कौन वंश था? मैत्रक वंश था, मौखरी वंश था, पुष्यभूति था, परिवर्ती गुप्त था और गौड़ प्रमुख थे। ठीक ना। लेकिन इस सब में राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। यानी कि जितने भी मैत्रक हुए, मौखरी हुए, पुष्यभूति हुए, परिवर्ती गुप्त हुए, गौड़ हुए, सब में अगर सबसे ज़्यादा विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया तो कौन किया? तो पुष्यभूति वंश ने। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान में थानेश्वर स्थान थी। यानी पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ है? तो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। इसने परम भट्टारक और महाधीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। ठीक ना। क्या चीज? प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। कौन? प्रभाकर वर्धन। ठीक ना। तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। कौन कौन सा उपाधि धारण किया? तो परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कैनौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोमती था और उसके दो पुत्र और एक पुत्री हुआ। दो पुत्र कौन कौन? तो राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक ना। और एक पुत्री हुआ जिसका नाम क्या है? राजश्री। ठीक ना। और राजश्री का विवाह जो है कैनौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। हुआ क्या कि मालवा के जो शासक था, ठीक ना, वो कौन शासक? तो देवगुप्त ने ग्रह वर्मा को क्या कर दी कि हत्या कर दी। ठीक ना। और ग्रह वर्मा से किसका शादी हुआ था? राजश्री से। तो राजश्री को फिर क्या कर दिया? को बंदी बनाकर और कारागार यानी कि जेल में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। चूंकि राजवर्धन की बहन थी, ठीक ना, कौन? राजश्री, तो उसने उसके जीजा को हत्या किया तो ये जो देवगुप्तवा को मार दिया। ठीक ना। किसको हत्या कर दिया? देवगुप्त को मार डाला। परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। लेकिन हुआ क्या कि उसका जो मित्र था देवगुप्त का, कौन? गौड़। ठीक ना। उसने गौड़ नरेश शशांक ने, क्या नाम है उसका? शशांक। शशांक ने क्या कर दिया कि धोखा से किसको हत्या कर दिया? राजवर्धन को हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। ठीक ना। और शशांक जो था वो क्या था? तो शैव धर्म को मानता था। ठीक ना। और उसने क्या किया कि जो बोध गया में बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया। ठीक ना। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। राजवर्धन की जैसे ही हत्या कर दिया शशांक ने तो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? हर्षवर्धन। कब बैठा? तो 606 ईस्वी में। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। ठीक ना। हर्ष को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने कौन सा उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कैनौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। और यह बहुत ही वीर था। देखिए शशांक को भी इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? शशांक। वही शशांक जिन्होंने इसकी राजवर्धन को हत्या कर दिया था धोखे से। ठीक ना। पराजित करके और क्या कर लिया? कैनौज पर अधिकार कर लिया और उसको अपना राजधानी बना दिया। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई।
लेकिन हुआ क्या कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ और इस युद्ध में हर्ष की पराजय हो गई। यानी हर्ष जो है वो हार गया और पुलकेशिन द्वितीय जो है वो जीत गया। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो हर्षवर्धन के काल में हेनसांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों को में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक ना, ये सब किसका जो है पदवी है? तो हेनसांग का है। ठीक ना, वह क्यों आया था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और बौद्ध ग्रंथ संग्रह को, ठीक ना, बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे, कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स डालिए, चाहे आपके जो भी हो कमेंट्स सही हृदय स्वागत किया जाएगा। और यदि कोई कमी लगे तो लिखिए। चलिए आगे हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे और 643 ईस्वी से 645 ईस्वी में दोनों चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष क्या किया कि 641 ईस्वी में अपने दूत जो है चीन भेजे। 643 से 645 ईस्वी में दोनों चीनी दूत उसके दरबार में आए। जो भेजा था 641 में, तो कब आया? 643 से 645 में। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष क्या किया कि कश्मीर के जो शासक था बुद्ध के दंत, ओकरा से दंत अवशेष जो है बलपूर्वक छीन लिया, मतलब बलपूर्वक लड़कर छीन लिया। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को महायान शाखा से को राजाश्रय प्रदान किया तथा अपने बौद्ध वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक ना, हर्ष जो था पहले जो था वो शिव धर्म यदि भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक था। यानी किसको किसको मानता था? सूर्य भगवान को मानता था और शिव भगवान को मानता था। लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में जो था कि हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का ही परम भक्त था। लेकिन जब उसके दरबार में चीनी यात्री कौन आया? हेनसांग आया। तो उससे मिलने के बाद बौद्ध धर्म वो शाखा में मतलब वह पूर्ण रूप में चेंज हो गया और कोची मान लिया? बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध बन गया, बौद्ध धर्म मानने लगा। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान और बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में नालंदा जो महाविहार था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में जिन 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था उसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। हर्ष के समय जो था प्रति 5वें वर्ष पर, ठीक ना, यानी 5 वर्ष पर एक बार, ठीक ना, आयोजित होता था, जिसे क्या कहा जाता था? तब महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। ठीक ना। बाणभट्ट जो था हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में कि ठीक ना, बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक कौन है या कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। ठीक ना, याद रखना है कि बाणभट्ट जो था, ठीक ना, हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने 2 बुक लिखे हैं, ठीक ना, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम पर ही तीनों नाटक लिख दिए। प्रियदर्शिका कौन कौन से लिखे हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक ना, नामक 3 जो है संस्कृत नाटक किसने लिखा? हर्ष ने ही लिखी थी। हर्ष ने ही इसकी रचना की थी। कहा जाता है कि धावक नामक महाकवि जो था हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से ही तीनों नाटक लिख दिए। ठीक ना, ऐसा माना जाता है कि धावक जो था कवि था हर्ष से प्राइज लेकर, ठीक ना, उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही था। ऐसा माना जाता है कि हर्ष जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। ठीक ना। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज या महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद, हर्ष के जो अधीनस्थ शासक थे, यानी उसके अंदर जो शासन करते थे, ठीक ना, शासक, उसको क्या कहा जाता था? तो महाराज कहा जाता था या महासामंत कहा जाता था। हर्ष के मंत्रिपरिषद की
मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। हर्ष के जो मंत्री परिषद के जो मंत्री थे उनको सचिव कहा जाता था या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। अब प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक या राष्ट्रीय कहलाता था। प्रशासन की सुविधा के मतलब प्रशासन चलाने में आसान हो, इसके लिए हर्ष का जो साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा था, ठीक ना। अब प्रांत को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति कहा जाता था, ठीक ना। प्रत्येक भुक्ति का शासक क्या कहलाता था, राजस्थानीय, ठीक ना। और उपरीक क्या कहलाता था, उपरीक या राष्ट्रीय कहलाता था। यानी जो प्रांत कई प्रांतों में बटा हुआ था उसको प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। और प्रत्येक भुक्ति का शासक जो था राजस्थानीय या उपरीक या राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया, ठीक ना। हर्षचरित जब आया तो उसके लिए प्रांतीय शासक के रूप में क्या आया, लोकपाल शब्द आया। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विस्पति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी आधुनिक तहसील होते थे। कहने का मतलब है कि जो एथी था भुक्ति, उसका विभाजन जो जिला में हुआ था, ठीक ना, जिला में हुआ था। और जिले की संज्ञा थी विषय, ठीक ना, संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान जो होता था वो विस्पति कहलाता था। क्या कहलाता था, विस्पति कहलाता था, ठीक ना। और विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, जैसे कि आजकल हम लोग उसको क्या कहते हैं, तहसील कहते हैं, ठीक ना। अब है ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छटपटलिक कहा जाता था। ग्राम जो थी शासन की सबसे छोटी इकाई सबसे कौन थी, तो ग्राम थी। और इसका जो प्रधान होता था उसको ग्राम छक पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जा गया है। पुलिस जो कर्मी होता था उसको चाट या भाट कहा जाता था, ठीक है, कहता था, ठीक ना। अब देखिए हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, ठीक, भंडी था उसको क्या कहा जाता था, तो प्रधान सचिव कहा जाता था। श्रीनाथ था तो उसको क्या, प्रधान सेनापति। कुंतल था तो अश्व सेना का प्रधान होता था। और स्कंदगुप्त जो था वो गज सेना का प्रमुख था। यानी स्कंदगुप्त जो हाथी का सेना का प्रमुख था, कुंतल जो था घोड़ा सेना का प्रधान था और श्रीनाथ जो था प्रधान सेनापति था और भंडी जो था प्रधान सचिव था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, ठीक ना। डांड पाशविक और डांडिक जो है पुलिस विभाग के क्या होते थे, अधिकारी होते थे। डांड पाशविक और डांडिक, ठीक ना। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था, ठीक ना। अश्व जो घोड़ा के सेना के अधिकारी थे उसको बृहदेश्वर, ठीक ना। पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। यानी जो पैदल चलते थे उसको बालाधिकृत कहिए या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का प्रयोग उल्लेख मिलता है। हर्षचरित के समय जो था अगर सिंचाई के लिए क्या साधन थे, तो तुला यंत्र साधन था, जिसको कि जल पंप के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जब शासन था हर्ष का तो उस समय जो था मथुरा जो था सूती वस्त्रों के लिए, कौन, मथुरा जो था सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटा जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग अगले वीडियो में इतिहास के 24वां टॉपिक दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए तब तक थैंक यू, धन्यवाद।